वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि लास्ट टाइम में पैनिक ना करें, नोट्स को अच्छे से पढ़कर जाना है। पेडागोजी ज़्यादा आ रही है तो पेडागोजी को डिटेल में अच्छे से पढ़कर जाएं, और पूरी ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी चल रही है इन सबको अच्छे से करके जाएं। तो 75% ऑफ साइंस में चाहे कितना ही टफ पेपर आ रहा हो, आप बढ़िया स्कोर कर लेंगे। तो पैनिक नहीं होना है, अपना ऊपर बिलीव रखें और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए देखते हैं, आज हम फिर से कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे आपको पक्का कोई ना कोई हेल्प जो है अपने एग्ज़ाम में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल। सर्दियों की सुबह जो लकड़ी की टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल्स होती हैं वो ठंडी महसूस होती हैं। क्यों? क्योंकि जो संगमरमर की टाइल होती है ना, वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं एज कम्पेयर टू लकड़ी की टाइल जो वुडन टाइल है। देखिए इसको समझते हैं। देखिए ये आपकी क्या है, मार्बल की टाइल है, तो इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि बाहर ठंड है तो बाहर का टेम्परेचर कम है, और जो हीट का एक्सचेंज होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। क्योंकि मार्बल की टाइल के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, और मार्बल जो है वो हीट का अच्छा चालक है, संवाहक है, ऊष्मा का प्रवाह कर देगा तो अपने अंदर से जो हीट है ना वो बाहर निकल जाएगी, और वो जो ठंडी हवा है ना, वो जो टेम्परेचर डाउन हो गया है वो उसके अंदर एक्वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मार्बल की टाइल है ना वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर से जो हीट है ना उसको बाहर निकाल दिया। और क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है हीट का एज कम्पेयर टू वुडन टाइल। जो लकड़ी की टाइल है ना उसके अंदर की जो ऊष्मा होगी ना वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और इसीलिए वो इतनी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि बाहर जब वो नहीं निकलेगी हीट तो जो ठंडी हवा है, जो ठंडी एयर है, वो भी नहीं आ पाएगी क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह ही नहीं हो पा रहा है। तो जिस कारण क्या होगा, जो वुडन की टाइल है, लकड़ी की टाइल है, वो कम ठंडी होगी एज कम्पेयर टू आपकी जो मार्बल की टाइल है, संगमरमर की टाइल है। तो आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मार्बल की टाइल है, संगमरमर की टाइल है, वो लकड़ी की तुलना में ऊष्मा, यहाँ पर गर्मी लिख दिया है, ये ऊष्मा होगा, ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, अच्छा चालक है, अच्छा कंडक्टर है मार्बल की टाइल, इसलिए वो ज़्यादा ठंडी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। X and Y measured their body temperature. X found her to be 98.6 degree Fahrenheit and Y recorded 37 degree Celsius. Which of the following statement is true? X और Y ने अपने शरीर का तापमान जो है उसको मापा है, और X के शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और Y के शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस में है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन सिंपल है और सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ही तो है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, फ़ारेनहाइट में तो होता है 98.6 डिग्री, और हमारा सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। देखिए एक चीज़ और याद रखना है, ये 98.6 होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 9 के बाद 8 आया फिर 6 आया। क्यों बताया मैंने ये? क्योंकि कभी कभी ऑप्शन कैसे दे देता है, 96.8, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो 98.6 होता है, ना कि 96.8। याद रखिए, पहले 9 फिर 8 फिर 6 आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, और ये हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, और ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। दोनों के शरीर का तापमान कैसा है, सामान्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। X हैज़ 3 थर्मोमीटर एज शोन इन अ फिगर। फिगर में 3 थर्मामीटर दिए हैं। ही वॉन्ट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी एंड दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। विच थर्मामीटर शुड ही चूज। एक्स के पास क्या है, 3 थर्मामीटर हैं जैसे हमें चित्र में दिखाए गए हैं। वह अपने शरीर का तापमान और उबलते हुए पानी के तापमान को मापना चाहता है। तो बताइए उसे कौन कौन से थर्मामीटर किस हिसाब से चुनने चाहिए। देखिए जो ऊपर वाला थर्मामीटर है ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर ही होता है, जिसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। सेम ऐसी जो 3rd नंबर पर थर्मामीटर है, इससे भी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। इसे भी हम अपने आर्मपिट में रख लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम टेम्परेचर को
माप सकते हैं। ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक तरीका है मापने का, और ये पहले यूज़ होता था और अभी भी कहीं जगह यूज़ होता है। और इसके अंदर क्या होती है, मरकरी होती है, पारा होता है। तो ये जो पहला वाला डायग्राम है और ये जो तीसरा वाला डायग्राम है, इन दोनों के जो थर्मामीटर हैं उससे हम बॉडी का टेम्परेचर जो है वो माप सकते हैं। और ये जो बीच वाला थर्मामीटर है, हमने नोट्स में भी देखा था, बड़ा सा थर्मामीटर होता है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए होता है, बॉइलिंग वाटर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। थर्मामीटर फर्स्ट और थर्ड जो है, उन दोनों से तो हम बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। और जो थर्मामीटर सेकंड है, इससे हम किसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे, वो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र करेंगे। अच्छा, हम क्लिनिकल थर्मामीटर से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज इतनी नहीं होती है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है और इसकी रेंज इतनी नहीं होती है, और अगर ऐसा हम करेंगे तो ये थर्मामीटर फट जाएगा। तो इसके लिए अलग से दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर यूज़ होता है, जिससे हम बॉइलिंग वाटर का ताप जो है वो मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों के पालन को हम क्या बोलते हैं। सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, जो हम सिल्क निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, मलबरी लीव्स पर क्या होती है, जो इंसेक्ट होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। फिर वो अंडे किस में, वहाँ पर कोकून बनता है, और उस कोकून से हम क्या करते हैं, सिल्क निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट से, मॉथ वगैरह से जो सिल्क निकालने की प्रक्रिया होती है, वही हमारी रेशम के कीटों का पालन करना, ये क्या कहलाता है, ये हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है। देखिए, जो मलबरी सिल्क है, जी हाँ, ये बिल्कुल एक प्रकार है शहतूत रेशम, क्योंकि शहतूत के पत्तियों पर ये रेशम होता है, वहाँ पर इंसेक्ट अपने बच्चे अंडे देते हैं, और फिर वहीं से क्या होता है, आपका सिल्क जो है ऑब्टेन करा जाता है। सेम ऐसे ही तसर सिल्क जो होता है, ये भी एक सिल्क का ही टाइप होता है। सेम ऐसे ही मूंगा सिल्क भी होता है। मॉथ रेशम कोई नहीं होता, याद रखिए, मॉथ रेशम कोई भी नहीं होता। मलबरी सिल्क होती है, तसर सिल्क होती है, और मूंगा सिल्क होती है, मॉथ सिल्क नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेशम का जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है, और अभी हमने पीछे भी देखा था, वो हमें ककून से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो अंडा होता है मलबरी लीव से, वही आगे चल के क्या बन जाता है, ककून बन जाता है, और वहाँ से फिर जो है लार्वा जो है वो हैच कर जाता है, वहाँ से फिर वो इंसेक्ट जो है बाद में निकल जाता है। तो जो ककून का, जहाँ पर ककून बनता है, वहीं से क्या करते हैं, हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए, जो सिल्क है वो कहाँ से मिलता है, रेशम कहाँ से मिलता है, वो ककून से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर लिखा है फाइबर। तो याद रखिए, फाइबर और फैब्रिक में बहुत अंतर होता है। फाइबर क्या होता है, जैसे ककून से हमें खाली जो सिल्क है वो मिल गया, जैसे फ्लीज ऑफ शीप से हमें वूल मिल गई, है ना, जैसे जो भेड़ वगैरह होती है उनसे हमें वूल मिलती है, जूट से हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है। तो वो कच्चा सामान होता है, तो वो जो कच्चा रॉ मटेरियल है ना, वो आपका फाइबर होता है। लेकिन जब वो कपड़ा बनकर पूरा प्रोसेस करने के बाद जब वो पूरा तैयार हो जाता है, तो वो हमारा फैब्रिक होता है। तो फाइबर और फैब्रिक में अंतर होता है। तो यहाँ पर फाइबर रॉ मटेरियल की बात हो रही है, जो शुरू में ही प्राप्त होता है हमें। जैसे वूल जो है वो हमें शीप, भेड़ों से मिल जाता है, ऐसे ही हमें जो सिल्क है वो कहाँ से मिलता है, ककून से मिलता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। ऊन फाइबर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये हमें बताना है। देखिए, जो वूल होता है ना, वो मॉथ क्या होती है, एक तरह का इंसेक्ट होता है, और उससे हमें ऊन नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। बाकी जो बकरी है, गोट है, और जो लामा है, जो अल्पाका है, ये सारे एनिमल के नाम हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, वूल मिलती है। लेकिन मॉथ से हमें कोई वूल नहीं मिलती, क्योंकि एक तरह का कीड़ा होता है, इंसेक्ट का टाइप ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। चयनात्मक प्रजनन क्या होता है, ये हमें बताना है। देखिए, इसमें क्या होता है, हम कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ के जो पेरेंट होते हैं उनको उठाते हैं, उनका ब्रीडिंग कराते हैं, उनका प्रजनन कराते हैं, और एक नई प्रकार की प्रजाति जो है, स्पेशल टाइप की प्रजाति जो है वो बन जाती है। वही आपकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। दो अलग अलग टाइप के पेरेंट जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हाइब्रिड कराया जाता है, उनकी ब्रीडिंग
कराई जाती है, उनका प्रजनन कराया जाता है ताकि एक अलग टाइप की प्रजाति जो है स्पेशल फीचर की बनकर तैयार हो जाए, तो वही आपकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सेलेक्टिंग द पेरेंट विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पेरेंट होते हैं उनको जो उनकी भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पेरेंट को हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल सके, तो वही आपकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ शीप शेयरिंग शेड इज। भेड़ के बाल काटने वाले शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पर तो बाल काटना लिख दिया है तो वो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है, रिमूवल ऑफ फ्लीज। कभी कभी बाल काटने की जगह हिंदी में भी शेयरिंग ही वो लिखेगा। शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है, जो शीप है, जो भेड़ है, उसके बालों को काटना, रिमूवल ऑफ फ्लीज, यही आपका जनरल प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, रिमूवल ऑफ फ्लीज, ऊन को हटाना ही क्या होता है, आपका शेयरिंग होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले शेयरिंग ही होती है, वूल को, जो ऊन है उसको शीप पे से हटाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्काउरिंग होती है। स्काउरिंग क्या होता है, वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, जो गंदगी वगैरह है उसको हटाना, वॉश करना, आपका क्या कहलाता है, स्काउरिंग कहलाता है। तो शेयरिंग के बाद आपकी स्काउरिंग होती है और उसके बाद होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, जो अलग अलग बनावट के बाल हैं उनको अलग करना। जैसे जो शीप होती है ना, उसके शोल्डर के बाल जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अलग अलग हिस्सों के बालों की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो बालों को अलग अलग करा जाता है जिसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पर सॉर्टिंग होती है। सबसे पहले तो शेयरिंग होगी, बालों को काटना, उसके बाद स्काउरिंग होगी, उनको साफ करना, उसके बाद सॉर्टिंग होती है, उनको अलग अलग छांटना, फिर क्या होता है, रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्न। यार्न क्या होता है, आपका धागा, फाइबर से क्या बनाया जाता है, यार्न, और यार्न से आपका क्या बनता है, फैब्रिक। ये क्वेश्चन भी बना है, सीक्वेंस पूछा है, तो पहले फाइबर होता है, फाइबर से आपका यार्न, यार्न क्या होता है, आपका धागा जो होता है, सिंगल धागा, वो यार्न होता है। फाइबर से हम यार्न बनाते हैं और यार्न से आपका क्या बन जाता है, आपका फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्न ये बाद में होता है, तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। बाकी का प्रोसेस भी मैंने आपको इसमें समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रीलिंग ऑफ सिल्क इज। रेशम की जो रीलिंग होती है हम उसको क्या कहते हैं, ककून। जो ककून होता है उससे जब हम धागे को निकालते हैं वही प्रक्रिया आपकी रीलिंग कहलाती है। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम ककून। ककून से रेशम के धागों को लेने की प्रक्रिया ही आपकी रीलिंग ऑफ सिल्क कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ। जो रेशम का कीटाणु पूरा प्रोसेस में बनता है वो सीक्रेट करता है फाइबर को, और वो फाइबर किसका बना होता है ये हमें बताना है। तो वो फाइबर प्रोटीन का बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। देखिए जो ककून होता है, ककून क्या होती है, वो स्टेज होती है जहाँ पर एक शेल कवरिंग बन जाती है जिसके अंदर आपका जो सिल्क वॉर्म है, जो कीटाणु है, जो आपका इंसेक्ट बनेगा, वो प्यूपा की फॉर्म में होता है। और वो जो प्यूपा है एक वीक, एक हफ्ता राउंड लेता है और वहाँ से वो टूट जाती है आपकी ककून की जो शेल होती है, और वो जो प्यूपा है आपका मॉथ में, छोटा इंसेक्ट में बन जाता है। छोटा इंसेक्ट का टाइप जो है वो मॉथ होता है और फिर वो पूरा एक इंसेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है आपका, जहाँ से ये पूरी सिल्क रिलीज होती है, मिलता है हमें। तो उनका जो सिल्क वॉर्म है, जो कीटाणु है ना, वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से फाइबर को रिलीज करता है, और जो वो फाइबर है ना वो प्रोटीन का बना होता है। और ये भी याद रखेंगे कौन कौन से प्रोटीन का बना होता है, सेरिसिन का और फाइब्रोइन का। तो ये दोनों प्रोटीन के नाम भी याद रखने हैं, और फिलहाल ये भी याद रखना है कि ये फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये हमें यहाँ पर बताना है। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ। रेशम कीट रेशम के पतंगों के कैटरपिलर होते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लास्ट में हमने देखा था प्यूपा हैच होकर क्या बनता है, मॉथ बनता है, वही आपका सिल्क मॉथ कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, याक हेयर आर यूज टू मेक वुलन फैब्रिक। जी हाँ, जो याक होता है ना, ये एक प्रकार का जानवर है जिसका यूज़ करा
करा जाता है ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए, और ये ठंडे इलाके में नेपाल और तिब्बत की साइड पाया जाता है, जो देखने में बिल्कुल गाय या फिर भैंसों की तरह लगता है, बफेलो की तरह लगता है, लेकिन इसके ऊपर हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन बालों को शेयर करा जाता है, काटा जाता है, और जिसको यूज़ करा जाता है वुलन ऊनी कपड़ों को बनाने में। इन इंडिया कैमल्स एंड गॉट आर जनरली रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल। भारत में ऊँट और बकरियों को आमतौर पर ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है? जी नहीं, यहाँ पर शीप जो भेड़ होती हैं उनको पाला जाता है, तो यही ऑप्शन हो गया यहाँ पर गलत। इंडिया में कैमल और बकरियों को नहीं रियर्ड करा जाता, उनको नहीं पाला जाता, यहाँ पर शीप को पाला जाता है, ज़्यादातर भेड़ों को पाला जाता है, तो यही ऑप्शन है गलत। बाकी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल, जब हम ऊन को प्राप्त करते हैं, वूल फ्रॉम फ्लीस, कटाई करने के बाद जब हम उसको शीयर्ड कर देते हैं, सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्काउरिंग। जी हाँ, स्काउरिंग के बाद शॉर्टिंग होती है। स्काउरिंग क्या होती है, यहाँ पर छटाई लिख दिया है, यहाँ पर होगा वॉशिंग, मतलब धुलाई। धुलाई के बाद आपकी छटाई की जाती है, तो पहले धुलाई होती है, स्काउरिंग होती है, सफाई की जाती है आपकी जो फ्लीज है, जो ऊन है, और उसके बाद उसकी सॉर्टिंग होती है, छटाई होती है, उसको छांटा जाता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी से है। अ साइंस टीचर विशेज टू एसेस हर स्टूडेंट ऑन डिफरेंट प्रोसेस स्किल, विच वन अमंग द फॉलोइंग टूल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर पर्पस। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए, प्रोसेस स्किल में क्या होता है, बच्चे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं, जैसे लैब में जाकर करते हैं। पहले उन्होंने क्या होगा, जैसे केमिस्ट्री में कोई कार्य करना है, कोई प्रक्रिया करनी है, तो पहले वो ट्यूब लेंगे, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अलग अलग तरह के प्रोसेस स्किल में टीचर देखना चाहता है कि बच्चे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना चाहता है। तो वो टीचर कैसे कर सकता है, प्रोसेस स्किल की बात जहाँ होगी वहाँ पर बच्चे कोई चीज़ कर रहे होंगे, ठीक है, प्रोसेस में कोई चीज़ हो रही होगी, तो उसका मूल्यांकन कैसे हो सकता है, उसका मूल्यांकन तभी हो सकता है जब टीचर उसको देख रहा होगा। देखने का मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो यहाँ पर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, प्रेषण सूची। जब टीचर प्रेषण करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन करते हुए देखेगा कि बच्चा कैसे कैसे काम कर रहा है, तब वो पता कर पाएगा, उसका मूल्यांकन कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन 8th क्लास स्टूडेंट मेक द स्टेटमेंट हैवी ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लोट करते हैं। बच्चा ये कहता है जो भारी वस्तुएं होती हैं वो तो पानी में डूब जाती हैं, और जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो पानी में तैरती हैं। इसका मतलब बच्चा सिर्फ ये समझ रहा है कि जो भार है, भार पर निर्भर कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट भारी है तो वो डूब जाएगा, अगर वो हल्का है तो वो तैरता रहेगा। ये बात उसकी क्या है, गलत है। हाउ इज़ द साइंस टीचर ऑफ क्लास 8th बेस्ट एडवाइस टू रिएक्ट, तो उस समय वो कैसे प्रतिक्रिया करेगी कक्षा 8 की शिक्षिका, जब बच्चे ने ये कहा कि भारी वस्तुएं तो जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती रहती हैं। तो इस चीज़ पर बच्चा जो गलत चीज़ बोल रहा है उसको कैसे बताएगी, कैसे समझाएगी टीचर, ये हमें बताना है। एक्सेप्ट द स्टेटमेंट एज इट इंडिकेट चाइल्ड आइडिया एंड नीड टू बी रेस्पेक्टेड, इस कथन को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बच्चे की समस्या को दूर भी तो करना है, जो उसने गलत थॉट अपने माइंड में रख रखा है। क्योंकि जो सिंक का प्रोसेस होता है ये तो पानी हटाना, जितना पानी डिस्प्लेस कोई ऑब्जेक्ट करेगा उसकी वजह से होता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल चलता है यहाँ पर। जैसे जो हैवी ऑब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट करे, कभी कभी जो शिप है हमारा, जो बोट होती है वो तैरती रहती है, वो तो भारी है, लेकिन जो पिन होती है अगर हम उसको पानी में डालें तो वो डूब जाती है। तो वो तो वहाँ पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, लेकिन बच्चा ये समझ रहा है कि भारी ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, हल्का ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। तो उसका ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। तो कथन को स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना है। तो उसमें टीचर सबसे बेस्ट क्या कर सकता है, प्रेजेंट काउंटर एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण देगा और ऐसे डिफरेंट मटेरियल को अरेंज करेगा जो अलग शेप के होंगे, अलग साइज़ के होंगे, अलग वेट के होंगे, ताकि बच्चा जो है उनको इन्वेस्टिगेट करे, खुद से देखे। जब वो देखेगा कि अच्छा
कोई भारी सामान है वो पानी में तैर रहा है, लेकिन जो हल्का सामान है वो डूब गया है, तब उसको पता चलेगा कि वो गलत सोच रहा था। कॉन्सेप्ट कुछ और है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भारी वस्तु डूब जाती है और हल्की वस्तु तैरती रहती है। और टीचर के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि वो बच्चों को एग्जाम्पल दे और उन चीज़ों को समझाने के लिए कुछ मटेरियलों को अरेंज करे और फिर बच्चों से करने के लिए चीज़ों को कहे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। बात कहाँ पर हो रही है? अपर प्राइमरी लेवल पर। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, ये तो बिल्कुल सही है। साइंस डेली लाइफ से ही रिलेट कर कर समझाई जाती है। कोई भी टॉपिक समझाना है तो उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल देकर ही बच्चों को समझाया जाता है। और आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा भी होगा, रिलेटिंग साइंस एजुकेशन टू एवरी डे एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। तो ये तो एम होता है और यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा एम नहीं है। नर्चरिंग द क्यूरियोसिटी एंड कल्टिवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, जी हाँ, जिज्ञासा का पोषण और वैज्ञानिक स्वभाव का बच्चे के अंदर विकास करना, ये तो बहुत बड़ा एम है साइंस का, तो ये भी नहीं होगा। इनकलकेटिंग वैल्यूज़, मूल्यों को आत्मसात करना, ये मोरल के अंदर आएगा और ये 1 to 5th में होगा, 5th to 8th में नहीं होगा। यहाँ पर हम बच्चे की वैल्यूज़, जो मूल्य हैं कि उन चीज़ों को ऐसे करना चाहिए, हमें चिटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमें किसी का देखना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन में सिखाई जाती हैं और ये साइंस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। ये तो हम मोरल अदर सब्जेक्ट के थ्रू भी बच्चे को बता सकते हैं। साइंस में मुख्य एम ये नहीं होगा अपर प्राइमरी लेवल पर। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत होगा। बाकी प्रेजेंटिंग फैक्ट ऑफ साइंस टू द लर्नर, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वाले को प्रस्तुत करना, जी हाँ, यहाँ पर हम यहाँ पर जो लॉज वगैरह होते हैं, जो फैक्ट हैं, जो थ्योरम है, जो थ्योरीज़ हैं, जो प्रूफ की हैं साइंटिस्टों ने, उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं बच्चे के सामने। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत होगा। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गए होंगे। वीडियो हर स्टूडेंट को लाइक करना है अगर उसको अच्छी लगी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। आप अगर लाइक कर देते हैं तो उससे बस एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है और अंदर से मन होता है कि हाँ चलो बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं जो हम कर रहे हैं मेहनत, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि जुड़ जाएं हमारे साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ ज़रूर कर दें और बस इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।